हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर इंटरव्यू क्वेश्चनर सीरीज इन क्विक स्टेप। आई एम रोहन। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट इससे पहले मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करना स्टार्ट करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन और जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोला जाता है द बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही क्लासिकल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग के पास तीन तरीके के पैरेंथेसिस होते हैं। तो एक होता है हमारे पास स्क्वायर पैरेंथेसिस, एक होता है कर्ली पैरेंथेसिस और एक होता है राउंड पैरेंथेसिस। तो ये सब ओपन पैरेंथेसिस है और इन सब के करस्पॉन्डिंग क्लोज्ड पैरेंथेसिस भी होते हैं। तो ये राउंड का क्लोज पैरेंथेसिस होता है, ये कर्ली का क्लोज्ड पैरेंथेसिस और ये स्क्वायर का क्लोज्ड पैरेंथेसिस। तो एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग हमें दी जाती है उसमें जो पैरेंथेसिस यूज हुए हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि जो पैरेंथेसिस ओपन हुआ है वो प्रॉपरली क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉपरली क्लोज होने का मतलब ये है कि हर ओपन पैरेंथेसिस के करस्पॉन्डिंग उसका क्लोज्ड पैरेंथेसिस होना चाहिए और वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। तो अब हमको जैसे एक ये इनपुट स्ट्रिंग दी गई है, तो इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के साथ है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको पार्स करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको पार्स करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको सबसे पहले एक ये ओपन पैरेंथेसिस मिलता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हमको एक सेकंड ओपन पैरेंथेसिस मिलता है कर्ली वाला, और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको एक थर्ड ओपन पैरेंथेसिस मिलता है जो कि राउंड पैरेंथेसिस है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस मिलता है जो कि राउंड है। तो अब जो हमारा सबसे लास्ट यूज्ड पैरेंथेसिस था ओपन पैरेंथेसिस, वो आप देख सकते हैं कि वो एक राउंड पैरेंथेसिस था। तो राउंड पैरेंथेसिस ही लास्ट में ओपन हुआ और राउंड ही क्लोज हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है। बट अभी भी हमारे पास दो और ओपन पैरेंथेसिस हैं। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि हमें नेक्स्ट क्लोज्ड पैरेंथेसिस मिल रहा है। तो ये क्लोज्ड पैरेंथेसिस कौन सा है? ये भी कर्ली का है। और सबसे रीसेंट या सबसे लास्ट ओपन कौन सा था? वो भी कर्ली था। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और ये भी बैलेंस हो जाते हैं। अब इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे अब जो हमको नेक्स्ट पैरेंथेसिस मिला है वो फिर एक ओपन पैरेंथेसिस है। तो हम इसको भी यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा नेक्स्ट पैरेंथेसिस जो हमें मिला है वो है एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और जो हमारा सबसे रीसेंट ओपन पैरेंथेसिस था वो था राउंड, और जो क्लोजिंग है वो भी है राउंड। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि लास्ट में भी हमको एक क्लोज्ड पैरेंथेसिस मिल रहा है, और जो हमारे पास एक सिंगल ओपन पैरेंथेसिस बचा था वो स्क्वायर था और क्लोज होने वाला भी स्क्वायर है। तो ये दोनों भी एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने पूरी स्ट्रिंग पार्स कर ली उसके बाद हमारे सारे पैरेंथेसिस एक दूसरे को ओपन और क्लोज एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर दूं, अब सपोज मैं इस ब्रैकेट की जगह एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दूं, तो अब अगर हम लोग इसको फिर से पार्स करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने पहले ओपन ब्रैकेट मिला स्क्वायर वाला, फिर हमें ओपन ब्रैकेट मिला कर्ली वाला, फिर हमें ओपन ब्रैकेट मिला राउंड वाला। अब जो सबसे पहले हमें राउंड जो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला राउंड ब्रैकेट, वो सबसे रीसेंट ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट को नलीफाई कर देगा। यहां तक तो सेम है, दिस इज फाइन। बट अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें जो क्लोज ब्रैकेट मिला वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो हमारा सबसे रीसेंट ओपन ब्रैकेट था आप देख सकते हैं वो है कर्ली, और जो क्लोज हो रहा है वो है स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं मैच करते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग बैलेंस स्ट्रिंग नहीं है। हमें इसको आगे पार्स करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यहीं से ही इनबैलेंस हो गई। तो हम लोग यहीं से बोल सकते हैं कि इट इज़ अ इनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग ने इस प्रॉब्लम में देखा होगा तो हम जिस पैरेंथेसिस पे इंटरेस्टेड होते हैं
वो होता है जो सबसे एंड में या सबसे रिसेंटली ओपन पैरेंथेसिस। तो हमको जो सबसे पहले क्लोज मिलता है हम उसको सबसे रिसेंट ओपन वाले से कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों पेयर सही हैं तो हम बोलते हैं ठीक है आगे चलो। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग ये स्ट्रिंग देखते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट ओपन ब्रैकेट होता है ये वाला, उसके बाद हमारे पास क्लोज्ड आता, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीसेंट मोस्ट रीसेंट वाले से हमको ये समझ में आता है कि हम लोग स्टैक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैक हमको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे काम करता है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग इस प्रॉब्लम को यूजिंग स्टैक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें स्टैक का इस्तेमाल कैसे होता है और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको मैं वापस से सही कर देता हूं। तो जैसे हम स्ट्रिंग पार्स करते जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स आ रहा है हम उसे एक स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो सपोज करिए ये मेरा स्टैक है, तो मैंने जब स्ट्रिंग पार्स करना शुरू करी तो मुझे सबसे पहले एक स्क्वायर ओपन ब्रैकेट मिला, तो मैंने उसे अपने स्टैक पे पुश कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे जो है एक कर्ली ओपन ब्रैकेट मिला, तो मैंने उसे अपने स्टैक पे पुश कर दिया। और उसके बाद मुझे एक राउंड ओपन ब्रैकेट मिला, तो मैंने उसे भी अपने स्टैक में पुश कर दिया। अब जब मुझे पहला क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मैंने क्या करा, मैंने अपने स्टैक पे जो टॉप का एलिमेंट है उससे इसको कंपेयर करा, देखा कि ये इसी का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं है। विच मीन्स कि अगर ये राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये राउंड ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप कर देंगे स्टैक से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हम अपने स्टैक से इसको पॉप कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि हमें नेक्स्ट ब्रैकेट जो ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है वो है कर्ली ब्रैकेट। तो अब हम फिर से अपना लास्ट एलिमेंट स्टैक में जो है उससे कंपेयर करेंगे इसको। अगर ये पेयर मैच कर रहा है तो हम इसको यहाँ से पॉप कर देंगे। अब हम आगे चलेंगे, अब हमें फिर एक ओपन ब्रैकेट मिल गया, तो इसको हम फिर स्टैक पे पुश कर देंगे। स्टैक पे सारे ओपन ब्रैकेट्स पुश होंगे। अब आगे बढ़े तो देखें हमको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। अब हमने इस क्लोजिंग ब्रैकेट को इससे कंपेयर करा, क्या ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमने देखा हाँ, तो हमने क्या करा, हमने इसको यहाँ से पॉप कर दिया। फिर आगे बढ़े तो हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो हमने देखा ओके क्या ये और ये मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमने इसको भी पॉप कर दिया और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग पार्सिंग खत्म हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमारी स्ट्रिंग पार्सिंग खत्म हुई तो हमारे सारे ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज एक दूसरे को मैच कर गए। उससे क्या हुआ कि हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। अब हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन हमको बताती है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। और अगर पार्स करते वक्त जब हमको अगर कोई गलत पैरेंथेसिस मिल जाता, जैसा कि इस केस में था, यहाँ पर अगर मैंने इसको चेंज करके ये कर दिया होता, तो अगर मैं वापस से यहाँ स्टैक का इस्तेमाल करूँ तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पुश करा होता, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट तो पॉप हो गया होता क्योंकि ये मैच कर जाता, बट जैसे ही यहाँ पर आता तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट ये मैच नहीं करे होते, तो हम लोग यहीं से एग्जिट कर जाते और उस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता विच मीन्स कि उसमें कुछ अभी एलिमेंट्स बचे हैं, तो ये हमें सिग्निफाई करता कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के साथ नहीं है। तो गाइज इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग अपना कोड लिखेंगे और इस चीज को हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है। तो गाइज इस एल्गोरिथम को स्टैक्स के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टैक डिफाइन करते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक कैरेक्टर एरे होता है और एक टॉप होता है उसको मेंटेन करने के लिए टॉप पोजीशन को। और हमने सारी स्टैक की एपीआईज इंप्लीमेंट कर रखी हैं, जैसे कि इनिट हो गई, इज एम्प्टी एपीआई, इज फुल एपीआई, पुश, पॉप, पीक, और एक और एपीआई ये है, ये स्टैक से रिलेटेड नहीं है बट ये चेक इस पेयर है जो हमारा ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस को कंपेयर करने के लिए है कि अगर वो मैच करेंगे तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं और अगर मैच नहीं करते हैं तो हम इससे फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो अपने मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इन एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज़र से इनपुट कराते हैं यहाँ पर, और फिर उसकी लेंथ निकाल के हम उस पर लूप चला के उसको पार्स करते हैं। तो हम जो करंट एलिमेंट है उसको लेते हैं और चेक करते हैं, जैसा कि हम लोग ने एल्गोरिथम में देखा था, अगर हम चेक करते हैं अगर वो कोई भी ओपन पैरेंथेसिस में होता है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देते हैं।
अगर वो एलिमेंट जो है कोई क्लोज्ड पैरेंथेसिस होता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें उसे कंपेयर करना होता है अपने स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से। तो हम स्टैक से टॉप मोस्ट एलिमेंट को पिक करते हैं जो कि हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट दे देगा, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने करंट एलिमेंट से। तो करंट एलिमेंट से कंपेयर करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक इज़ एम्प्टी की चेक भी लगा रखी है। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि अगर सपोज़ करिए कोई एक्सप्रेशन इस टाइप की आ जाए हमको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट ही जो है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है। तो इस टाइम पर हमारा स्टैक एकदम एम्प्टी रहेगा। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है और हमें सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो विच मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है। तो हम वहीं से ही रिटर्न कर देते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ अ इनवैलिड एक्सप्रेशन। और अगर सपोज़ करिए हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो क्या होता कि ये टॉप एलिमेंट को निकालता और करंट एलिमेंट को उससे कंपेयर करता। तो कंपेरिजन रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन रिजल्ट फॉल्स आ जाता विच मीन्स कि दोनों मैच नहीं करते, वो भी केस है कि जो है हमारी स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है, तब भी हम यहाँ से रिटर्न कर जाते। बट अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम एल्स में आ जाएंगे, और इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा टॉप एलिमेंट है और जो हमारा करंट एलिमेंट है वो मैच कर गया है। तो अब हमें क्या करना है कि स्टैक से टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर देना है। तो वहाँ से हम उसको पॉप कर देते हैं और उसके बाद इसी तरीके से हम पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करते हैं। तो ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा लूप, अगर बीच में नहीं कहीं ब्रेक होता है, बीच में नहीं रिटर्न करते हैं। और अगर ये पूरा चल जाता है तो उसके बाद बाहर आकर हम ये चेक करते हैं कि अब जो हमारे पास फाइनल स्टैक हम बचा है उसमें कोई एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। तो ये चेक करना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि अगर सपोज़ करिए हमारे पास कोई इस टाइप की स्ट्रिंग होती तो इसमें क्या होता कि हमारा पूरी पार्सिंग के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन, ये क्लोज नहीं हुआ है, तो ये स्टैक में एज इट इज़ रहता है, ये पॉप नहीं होता एंड में, तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको इनवैलिड एक्सप्रेशन बोल देते। बट अगर हमारा स्टैक एम्प्टी निकलता तो हम उसको वैलिड एक्सप्रेशन बोल देते। तो वैसे इसको रन कर देखते हैं। तो इसको रन करके अगर मैं कोई एक्सप्रेशन देता हूँ सपोज़, तो आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड स्ट्रिंग है। तो ये रिज़ल्ट हम लोग को देता है परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग। अगर मैं इसको फिर से रन करके दूसरी स्ट्रिंग दूँ, इस बार सपोज़ करिए मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ या फिर मैं स्ट्रिंग को ठीक से बंद नहीं करता हूँ या फिर गलत ब्रेसेस से बंद करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमको आता है इनवैलिड स्ट्रिंग नॉट अ बैलेंस्ड वन। तो गाइस दिस इज़ हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि हमें पूरा स्ट्रिंग आइटरेट करनी पड़ती है 0 से लेके उसकी लेंथ तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है विच मीन्स कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n के बराबर होती है। और सिमिलरली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी अगर हम लोग देखें तो हमें इसके सारे जो भी ओपन ब्रैकेट्स होते हैं वो अपने स्टैक में पुश करने पड़ते हैं। तो अगर हम उसका भी एक एवरेज केस निकालेंगे तो उसकी भी हमको एवरेज केस में n/2 एलिमेंट स्टैक में पुश करने पड़ सकते हैं। तो सिंस n/2 में 1/2 कांस्टेंट हो जाता है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही आती है। सो दिस इज़ हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। हे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल। Until our next video, stay safe and stay healthy. Goodbye.